अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह की पनाह मांगो ऐसी ख्वाहिश से जो ऐब में डाल दे और ऐसी ख्वाहिश से जो दूसरी ख्वाहिश में डाल दे और बेफ़ायदा चीज़ की ख्वाहिश से। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 20 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं डी, ई, एफ और जी। हमने फॉलोइंग वर्टिसेस निकालने हैं। तो आपके पास जो पहला पॉइंट है वो आपके पास है डी ई। तो डी ई का फार्मूला आपको मैंने सिंपल बताया था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, यानी बाद वाले वेक्टर में से हम पहले वाले वेक्टर्स को माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा ओ ई माइनस ओ डी। अब ई वेक्टर आपके पास है -3 और -5 माइनस डी, वो आपके पास आ जाएगा 3 और -2। फर्स्ट ट्रिक याद रखनी है कि फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ हमने सॉल्व करना होता है। आ जाएगा -3 एंड -3 -5 माइनस फार्मूले का और -2, जहाँ पे डबल माइनस आ जाए वहाँ पे ब्रैकेट लगा लें तो ये आपके पास आ जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस -5 प्लस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -6 और -3, और अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा -6i -3j। ये आपके पास फाइनल आंसर है डी ई वर्टिसेस का। पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में हमने इन दो पोजीशन वेक्टर को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके पास डी ई लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, और ये आपके पास जी पहले आ जाएगा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ। तो सिंपली हम इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले अगर आप ई वेक्टर देखें तो आपके पास है -3 और -5, और डी वेक्टर आपके पास आ जाएगा 3 और -2। पहले हम इसको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। -3 और -3 -5 माइनस इंटू -2, ये आपके पास आ जाएगा -3 और -3 -6 माइनस माइनस प्लस -5 में से +2 निकालेंगे आ जाएगा -3। अब इसी के कार से हम एफ जी को भी सॉल्व करेंगे। वो आपके पास आ जाएगा जी, यानी कि 3 और 6, और एफ आपके पास आ जाएगा 0 और 5। तो यह आपके पास आ जाएगा 3 - 0 6 - 5। ये आ जाएगा 3, 0 3। आपके पास आ जाएगा 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आएगा। बस अब हमने x कंपोनेंट को x के साथ और y को y के साथ सॉल्व करेंगे। यह आ जाएगा -6 + 3 -3 + 1। तो -6 में से +3 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -3, 3 में से 1 निकालेंगे -2। अगर मैं इसी को वेक्टर की फॉर्म में लिखूँगा तो ये आ जाएगा -3i -2j। ये हमारे पास फाइनल आंसर है डी ई प्लस एफ और जी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 3EF। ये 3 एज इट इज़, ये आ जाएगा OF माइनस OE। ये अलग से सॉल्व करेंगे हम। माइनस एज इट इज़, ये आ जाएगा 2। ये EG है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ G माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E। ये आपके पास एक नया इक्वेशन है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 एज इट इज़, F वेक्टर यानी कि 0 और 5, और E वेक्टर है आपके पास -3 और -5। इसको हम थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे। 0 -3 5 माइनस इंटू -5, ये आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 0 + 3 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 5 + 5, ये आ जाएगा 10। अब सिंपली हम जब इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा 3 3 आर 9 और 3 10 आर 30। ये आप यूँ समझ लें कि हमने इस पेयर को सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके कार से हम इसके सेकंड पेयर को सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा -2 एज इट इज़। सबसे पहले जी लिखेंगे, आ जाएगा 3 और 6। फिर ई आपके पास आ जाएगा -3 एंड देन -5। -2 एज इट इज़, 3 माइनस इंटू माइनस, फिर ये आ जाएगा 6 माइनस इंटू माइनस, माइनस ये 2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 3 और 3 आ जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस 6 5 प्लस 5 ये आ जाएगा 11। इसको भी मल्टीप्लाई करें, 6 2 आर 12 और 11 2 आर 22। अब लास्ट में हमने इनको आपस में सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 9 माइनस 12 और 30 माइनस 22। एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ और वाई को वाई के साथ। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 12 में से +9 निकालेंगे -3 और 30 में से 28 निकालेंगे 8 आएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 3EF -2 EG विच इज इक्वल टू -3I + 8J। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 ये आ जाएगा 3/2। ये जो आपके पास डी एफ है, आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी प्लस 1/2। और देखेंगे ई जी का आंसर अभी हमने ये पूरा सॉल्व किया हुआ है। अगर आप इस ई जी को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12 और 22। ये मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह भी कम है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा 3/2। सबसे पहले आपने लिखना है वेक्टर एफ यानी कि 0 और 5। फिर डी आपके पास आ जाएगा 3, -2 और ये आंसर हमने पहले से बना बनाया यूज़ किया 12 और 22। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 0 -3 5 माइनस इंटू -2 3/2 ये आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 7 प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू 22। अब इन दोनों वैल्यूज़ का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 इंटू -3 और ये आ जाएगा 3/2 इंटू 7। ये समझ लें कि हमने पहले इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। आ जाएगा 1/2 इंटू 12, 1/2 इंटू 22। ये आपके पास आ जाएगा -9/2 और 7 3 आर 21/2 और ये आ जाएगा 2 6 आर 12, 2 11 आर 22, 6, 11। बस लास्ट में हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा -9/2 प्लस 6 21/2 प्लस 11। अगर मैं डायरेक्ट 2 एलसीएम ले लूँ, 6 2 आर 12 यानी कि -9 प्लस 12 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 एलसीएम लूँ 21, 11 2 आर 22। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 12 में से 9 निकालेंगे आ जाएगा 3/2 और 2 और 1 3 और ये आ जाएगा 43/2। तो हमारे पास अगर मैं इसका फाइनल आंसर लिख दूँ तो आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा कि 3/2I प्लस 43/2 जे। मेरे पास ये जगह काम है तो ये इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 में इस सारे पार्ट्स के जो आंसर हैं हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट आंसर यूज़ करूँगा। जो DF का आंसर था वो आपके पास -3, 7 है। -EF आपके पास 3 और 10 है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू FG आपके पास 3 और 10 है। इन दो को आपस में सॉल्व कर लें। ये आ जाएगा -3 और -3 और 7 प्लस 10 प्लस इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 आर 6, 2 10 आर 20। ये आपके पास आ जाएगा -6 10 प्लस 7 17 प्लस 6 इंटू 20। एक्स को एक्स के साथ और वाई को वाई के साथ, -6 प्लस 6 और 17 माइनस
20 प्लस 20 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल 0, और ये आपके पास आ जाएगा 17 प्लस 20, ये आ जाएगा 37। तो इसको अगर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 0i प्लस 37j। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 की तरह बहुत ईजी है। आपके पास दो पोजीशन वेक्टर गिवन है A एंड B। हमने सिंपली इसको यूज़ करके वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। पहला पार्ट आपके पास है पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्लस 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ B। बस वैल्यूज़ को पुट कर दें। A की जगह A की वैल्यू 3i प्लस 5j प्लस 2 इंटू B की जगह आपके पास आ जाएगा 2i माइनस 4j। इसको मल्टीप्लाई कर लें 3i प्लस 5j, 2 2 जार 4i, 2 4 जार 8j। अब आपने सिंपल i वेक्टर को i के साथ और j को j के साथ, अगर मैं यहाँ से i कॉमन करूँ, ये दो हैं i वाले फैक्टर, ये आ जाएगा 3 प्लस 4। अगर मैं j कॉमन कर लूँ तो आ जाएगा 5 माइनस 8। 4 प्लस 3 7, ये i वेक्टर आ जाएगा। 8 में से 5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये j। ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 अगर आप देखें तो आपके पास आ जाएगा 2a माइनस 3b। सिंपल 2, a की जगह आप वैल्यूज़ पुट करेंगे 3i प्लस 5j माइनस 3, b की जगह आ जाएगा 2i माइनस 4j। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जार 6i, 5 2 जार 10j, 3 2 जार 6i माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12j। i कंपोनेंट को i के साथ और j को j के साथ, तो मैं यहाँ से i कंपोनेंट को कॉमन करूँ, यह आ जाएगा 6 माइनस 6, j कंपोनेंट आ जाएगा 10 प्लस 12, ये कैंसिल हो जाएगा। ये सिंपल आपके पास आ जाएगा 0i, 12 प्लस 20, 12 और 10 22, ये आ जाएगा 22j। ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर है। थर्ड पार्ट, पार्ट नंबर 3, 5 एज इट इज़। पहले आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास 3i प्लस 5j प्लस b आ जाएगा 2i माइनस 4j। 5 एज इट इज़, इस 2 को मल्टीप्लाई करें, 3 2 जार 6i, 5 2 जार 10j प्लस 2i माइनस 4j। i कंपोनेंट को अलग से और j कंपोनेंट को अलग से 5। अगर मैं i कंपोनेंट कॉमन करूं तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2, और j कंपोनेंट अगर मैं कॉमन कर लूं तो आ जाएगा 10 माइनस 4। 5 एज इट इज़, i 6 प्लस 2 8, और 10 में से 4 निकालेंगे, ये आ जाएगा 6। इसको अगर आप तरतीब से लिखें तो ये आ जाएगा 8i प्लस 6j। इस 5 को फर्दर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 40i, और 6 5 आर 30j। ये हमारे पास इसका सिंपल आंसर है। चलते हैं पार्ट 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4, ये 0.5 है। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे आ जाएगा 1/2 पोजीशन वेक्टर ऑफ A 3i प्लस 5j माइनस b आपके पास आ जाएगा 2i माइनस 4j। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट से हटा दें, 3i 5j माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 4j आ जाएगा 1/2। i कंपोनेंट कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2। तो अगर हम j कंपोनेंट कॉमन कर लें तो आ जाएगा 5 प्लस 4। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, 3 में से 2 निकालेंगे ये 1 आ जाएगा, 5 और 4 ये आपके पास आ जाएगा 9j। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1/2i प्लस 1/2 इंटू 9j। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा i/2 प्लस 9/2
जे, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 5 में हमने निकालना है मॉड ऑफ a प्लस बी। उससे पहले हमें सिंपल a प्लस बी निकालना पड़ेगा। यह आपके पास आ जाएगा 3i 5j प्लस b आपके पास आ जाएगा 2i माइनस 4j। सिंपल आई फैक्टर कॉमन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 और फिर j कंपोनेंट कॉमन कर लें 5 माइनस 4। 3 प्लस 2 ये आ जाएगा 5i, 5 में से 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1j। अब हमने क्योंकि इसका मॉडुलस निकालना है मॉड ऑफ a प्लस बी, तो उसका फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 प्लस 1 ये आपके पास आ जाएगा 26। ये आ जाएगा a प्लस बी का मॉड, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट में देखें तो उसमें हमने सिंपल निकालना है पार्ट नंबर 6, वो आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ a माइनस बी। तो सबसे पहले इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा a माइनस बी, और a माइनस बी देखें अभी हमने ये सॉल्व किया था सारा, और ये आपके पास आ गया था कि i प्लस 9j, ये आ जाएगा i प्लस 9j। तो इसको मैं दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा, डायरेक्ट इस पर मॉडुलस का फार्मूला लगा रहा हूँ। a माइनस बी का जब मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा रियल x पार्ट का स्क्वायर और y यानी कि j पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। तो इनको आप आपस में ऐड कर दें, 81 प्लस 1 ये आ जाएगा 82। हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा a माइनस बी का जो होल मैग्नीट्यूड हमने निकाला है वो आपके पास 82 है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 7 को हम थोड़ा ब्रेकिंग में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो वो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 ये आ जाएगा 34। फिर इसी तरीके से हमें पहले मैग्नीट्यूड ऑफ b भी निकालना पड़ेगा। उसका फार्मूला आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20। अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल कर लूँ तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5, 5 4 20, 4 का रूट बाहर निकालेंगे आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 5। अगर मैं ये आंसर अब अपने क्वेश्चन में पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ a प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ b। वैल्यूज़ को पुट कर दें, मॉड ऑफ a का आंसर आपके पास है अंडर रूट ऑफ 34 प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ b का आंसर हमने निकाला है 2 अंडर रूट ऑफ 5। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 34, 2 2 4 अंडर रूट ऑफ। आंसर अब हम पॉइंट्स में निकाल लेते हैं, फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। अंडर रूट ऑफ 34 ये आपके पास आ जाएगा 5.83 और फिर आपके पास आ जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 5 और ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 8.94। तो आपस में ऐड कर लें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ a प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ b विच इज़ इक्वल टू 14.77। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो आपके पास समझने के हमने सॉल्व किया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये हम समझ लें हमने पहले से इसको निकाला हुआ है। मैग्नीट्यूड a का आंसर आपके पास है अंडर रूट ऑफ 34, मैग्नीट्यूड का आंसर है 2 अंडर रूट ऑफ 5। तो बस इसका कैलकुलेटर में आंसर निकाल लेते हैं। अंडर रूट 34 हमने निकाला था 5.83 माइनस ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 5 विच इज़ इक्वल टू 4.47। बस इसको आपस में माइनस कर दें, 0.83 माइनस आंसर तो ये आपके पास आ जाएगा 1.83 माइनस 4.47। तो ये आपके पास आ गया 1.36। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो ये 14 और 15 बहुत इजी हैं, बस आपने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन 16 की जानिब। नंबर 16 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर u इज़ पैरेलल टू v।
हमने p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और साथ हमें ये भी गिवन है कि जो आपके पास u वेक्टर है वो पैरेलल है आपके पास v वेक्टर के। अब आपने याद रखना है कि हम कहते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, फिर हमने एक जनरल फार्मूला पढ़ा था कि अगर u इज़ पैरेलल टू v है तो फिर हम जनरल एक लैम्डा v का एक फार्मूला बनाते हैं कि u इज़ इक्वल टू लैम्डा v, यानी कि जो एक वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर का मल्टीपल है और लैम्डा आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। अब अगर हम इसको इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो u की वैल्यू आपके पास हमें गिवन है कि 3i, u की वैल्यू आपके पास है 3i प्लस 6j विच इज़ इक्वल टू लैम्डा वेक्टर v आपके पास है i प्लस पी जे। ये आपके पास आ जाएगा 3i प्लस 6j इज़ इक्वल टू लैम्डा i प्लस लैम्डा पी जे। अगर यहाँ पे हम वैल्यूज़ को कंपेयर करें, कंपेयरिंग i एंड j फैक्टर, तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट आपके पास 3 है, यहाँ पे i का कोफिशिएंट आपके पास लैम्डा है, तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू लैम्डा p। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू पी, 6 डिवाइडेड बाई 3, इसको कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 2। तो हमने p की वैल्यू को फाइंड आउट करनी थी। फर्स्ट जो मेन कंडीशन इंपॉर्टेंट याद रख लेंगे, अगर आपके पास दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक वेक्टर दूसरे का जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ v के बराबर होगा और लैम्डा आपके पास यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है 1 2 3, तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है, तो ये आपके पास पैरेलल की कंडीशन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 17 कि इफ़ a b एंड c देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, पहला पार्ट आपके पास दिया हुआ है a प्लस बी, हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। जनरल फार्मूला अगर हम यूनिट वेक्टर का लिखें तो आपके पास आ जाएगा वेक्टर u डिवाइडेड बाय u का मैग्नीट्यूड, लेकिन इसमें पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने निकालना है वेक्टर a प्लस बी। अब a का आंसर आपके पास है 2i माइनस 4j, ये आपके पास a है, प्लस b आपके पास आ जाएगा i माइनस 2j, ब्रैकेट हटा दें, ये आ जाएगा 2i माइनस 4j प्लस i माइनस 2j। अब यहाँ से सबसे पहला काम आपने करना है i वेक्टर अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये 2 और ये 1, ये आ जाएगा 2 प्लस 1। फिर अगर आप j वेक्टर को भी कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा माइनस 4 और माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3i माइनस 6j। अब ये समझने कि हमने a प्लस बी वैक्टर निकाल लिया, आप सिंपल इसका हमने a प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे निकालेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड तो वो आपके पास i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 9 ये आ जाएगा 45। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 45 और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 5। तो सिंपल हम ये कहेंगे कि अब हमने बनाना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। तो सिंपल उसका फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपके पास a प्लस बी वेक्टर जो हमने निकाला था वो आपके पास था 3i माइनस 6j और a प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड जब हमने निकाला था वो आपके पास था 3 अंडर रूट ऑफ 5, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 5। इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, 3 अंडर रूट ऑफ 5, 3 अंडर रूट ऑफ 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 2s आर 6, तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2j अंडर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, सबसे पहले हम इसको सिंपल करेंगे, आ जाएगा 2 इंटू ए
ए वेक्टर आपके पास है 2i माइनस 4j माइनस वेक्टर सी आ जाएगा। आप देखें आपके पास 1 और 3 है, अगर इसको मैं आई जे की फॉर्म में लिखूँगा तो ये आ जाएगा i प्लस 3j आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ लिखूँगा i प्लस 3j, मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4i, 4 2 ज़ार 8j माइनस i माइनस 3j। यहाँ से i वेक्टर को कॉमन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 4, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 4 माइनस 1। अगर हम j कंपोनेंट को कॉमन करें तो आ जाएगा -8 और -3। तो ये आपके पास आ जाएगा, 4 में से 1 निकालेंगे 3i और -8 और -3 ये आपके पास आ जाएगा -11j। अब हमने इसका वेक्टर निकाल लिया, अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सिंपल अगर हम निकालें 2a माइनस सी का मैग्नीट्यूड तो उसका फार्मूला आपके पास आ जाएगा i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121, तो ये आपके पास आ जाएगा 130। तो अब अगर हम फार्मूला बनाएं कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2a माइनस सी विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 2a माइनस सी वेक्टर का आंसर और इसका फिर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हमने निकाला था 3i माइनस 11j और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 130, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 आपके पास है 2a माइनस बी। तो ये 2a अभी हमने पिछले पार्ट में सॉल्व किया था, तो 2a का फाइनल आंसर आपके पास था 4i माइनस 8j माइनस वेक्टर b, वो आपके पास है i माइनस 2j। ब्रैकेट्स ओपन कर लें तो ये आ जाएगा 4i माइनस 8j माइनस i माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2j। अगर हम यहाँ से i कंपोनेंट को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 4 माइनस, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 4 माइनस 1, और यहाँ से अगर हम j कंपोनेंट कॉमन करेंगे आ जाएगा -8 प्लस 2। तो ये आ जाएगा 4 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा 3i, 8 में से 2 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा -6j। अब सिंपल हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। 2a माइनस बी का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 9 ये आपके पास आ जाएगा 45। तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 45 और 9 को अगर अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो आ जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 5। तो बस हम फार्मूला बना देते हैं कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू 2a माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका आपके पास आंसर था 3i माइनस 6j डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट ऑफ 5। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा i अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2j अंडर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, ये आ जाएगा 3 इंटू वेक्टर a यानी कि 2i माइनस 4j और वेक्टर c आपके पास आ जाएगा i प्लस 3j। ये आ जाएगा 3, 2i प्लस i ये आपके पास आ जाएगा 3i, 4j में से 3j निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -j। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 3 3 ज़ार 9i और ये आपके पास आ जाएगा 3j। अब हमने सिंपल इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर a प्लस c इंटू 3 का मैग्नीट्यूड, ये आपके पास आ जाएगा i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 90। 9 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 90 आ गया। 9 आपके पास होता है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 3 बाहर चला जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 10। फिर हम ये कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3 इंटू
ए प्लस सी। फाइनल आंसर आ जाएगा 3 इंटू ए प्लस सी और इसी वेक्टर का फिर मैग्नीट्यूड। इसका फाइनल आंसर हमने निकाला था 9i माइनस 3j डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट ऑफ 10। 3 3 9, ये आपके पास आ जाएगा 3i डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10 माइनस j अंडर रूट ऑफ 10। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ये सिंपल से पार्ट है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 5 आपके पास आ जाएगा। वेक्टर ए यानी कि 2i माइनस 4j, फिर आ जाएगा वेक्टर बी i माइनस 2j प्लस 2 इंटू वेक्टर सी i प्लस 3j। इसको ब्रैकेट से हटा दें और सिंप्लीफाई कर लें। 2i माइनस 4j प्लस i माइनस 2j प्लस 2i 2 3 6j। अगर मैं यहाँ से i वेक्टर को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2। इसी तरीके कार से अगर हम j वेक्टर को कॉमन करें ये आ जाएगा माइनस 4 माइनस 2 प्लस 6। 2 प्लस 1 3 प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा 5i और ये माइनस 6 प्लस 6 से कैंसिल, ये आ जाएगा 0j। हमने सिंपल इसका आप मैग्नीट्यूड निकालना है। a प्लस बी प्लस 2 इंटू सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, रियल पार्ट यानी i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर, ये यहीं से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 5। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी प्लस 2c विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 2c और इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपके पास आ गया था 5i प्लस 0j डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा i प्लस 0j। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू ए यानी कि 2i माइनस 4j माइनस 2 इंटू वैक्टर बी i माइनस 2j प्लस वैक्टर सी i प्लस 3j। इसको मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट्स भी हटा दें। 4 2 8i 4 4 16j माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 2 2 4j प्लस i वेक्टर प्लस 3j। अब हम क्या करेंगे, i वेक्टर को कॉमन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2 प्लस 1, फिर j फैक्टर को कॉमन करें, ये आ जाएगा माइनस 16 प्लस 4 और प्लस 3। 8 और 1 9, 9 में से 2 निकालेंगे, आ जाएगा 7i और 16 में से जब हम 7 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 9j। हमने सिंपल लास्ट में इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है। 4a माइनस 2b प्लस वेक्टर c का मैग्नीट्यूड i का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस 9, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। इसको अगर हम फर्दर प्लस कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 और 1 10, ये आ जाएगा 130। फिर हमें कह सकते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 4a माइनस 2b प्लस c विच इज इक्वल टू 4a माइनस 2b प्लस c वेक्टर का फाइनल आंसर और इसी का मैग्नीट्यूड 4a माइनस 2b प्लस c। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7i माइनस 9j डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 130। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 18 कि इफ़ a एंड b देन फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 इन द डायरेक्शन ऑफ 2a माइनस b। पहले तो हम इसको 2a माइनस b को सिंपली सॉल्व करेंगे।
फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 4 इन द डायरेक्शन ऑफ। इस चीज़ को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले तो सिंपली हम क्या करते हैं, वेक्टर सॉल्व करते हैं 2a माइनस बी। हमने सिंपल इस वेक्टर को पहले सॉल्व करना है। 2 इंटू वैक्टर a यानी कि i माइनस 3j माइनस b यानी कि 2i प्लस 4j, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को हटा दें। 2i माइनस 6j माइनस 2i और ये आ जाएगा माइनस 4j। अगर मैं यहाँ से i कंपोनेंट को कॉमन करूँ, ये आ जाएगा 2 माइनस 2, और अगर मैं j कंपोनेंट को कॉमन करता हूँ, ये आ जाएगा माइनस 6 और माइनस 4। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0i 6 और 4, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 10j। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 2 फैक्टर a माइनस b। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा i कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस j कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये आपके पास स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है। अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा 10। अब हम इसमें कंडीशन हमें गिवन थी कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 in the direction of2a माइनस b। तो इसमें आपने सिंपल ये समझना है कि ये 4 यानी जो मैग्नीट्यूड हमें गिवन था, अब हमने 2a माइनस b वेक्टर का जो आंसर निकाला है और फिर इसी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2a माइनस b। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 4। ये तो हमें गिवन था कि मैग्नीट्यूड 4 इन द डायरेक्शन ऑफ 2a माइनस b का फाइनल आंसर हमारे पास है 0i माइनस 10j डिवाइडेड बाय 10। ये 0 अगर मैं इसको ना भी लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 माइनस 10j डिवाइडेड बाय 10। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 4j। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है कि वेक्टर ऑफ 4 मैग्नीट्यूड, यानी 4 ये एज इट इज़ हमारे पास मैग्नीट्यूड था। फिर हमने इस पूरे को सॉल्व करना था कि हमारे पास नॉर्मली अगर हमने u वेक्टर निकालना हो तो उसका फार्मूला ये होता है कि आपके पास आ जाएगा वेक्टर u और फिर उसी का हमने मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो सिंपल यही प्रोसेस हमने यहाँ पे दोहराना था सारा। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर बी। अब पार्ट नंबर बी में हमें उसने कंडीशन ये दी है कि अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने ये याद रखना है, मिसाल के तौर पर अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारा आंसर अगर 6 आ रहा है, जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -6। बस हमने इस ऑपोजिट डायरेक्शन का ख्याल रखना है, बाकी सेम सिनेरियो वही है जैसे हमने पहले सॉल्व किया है। फिर सबसे पहले हमें a + 2b को सॉल्व करना पड़ेगा। यह आ जाएगा a यानी कि i माइनस 3j 2 इंटू b, यह आ जाएगा 2i प्लस 4j, ब्रैकेट से हटा दें। यह आ जाएगा i माइनस 3j, यह आ जाएगा 4i 4 2 8j। अगर मैं यहाँ पे i कंपोनेंट को कॉमन करूँ यह आ जाएगा 1 + 4, और अगर मैं j कंपोनेंट को कॉमन करूँ तो यह आ जाएगा -3 + 8, 4 + 1 यह आ जाएगा 5i, 8 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5j। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, a + 2b का मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास आ जाएगा i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का भी स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, ये आपके पास आ गया है 2 इंटू 25 आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास 50 था। और अगर मैं इस 25 का स्क्वायर बना लूँ, आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये इससे कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 5√2। अब कंडीशन हमें यहाँ पे ये गिवन थी कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ a + 2b। तो ये आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से सबसे पहले हम -6 यहाँ पे लिखेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर ये आ जाएगा a + 2b वेक्टर और फिर इसी का भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा।
बल्कि हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, डायरेक्ट लिख लेते हैं कि a प्लस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास आ जाएगा -6। इस वेक्टर को जब हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास था 5i प्लस 5j डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा 5√2। अगर मैं यहाँ से -6 इधर से मैं अगर 5 को कॉमन कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा i प्लस j डिवाइडेड बाय 5√2। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा -6i -6j √2 डिवाइडेड बाय √2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि एन एरोप्लेन लीव्स द एयरपोर्ट इन द बेयरिंग ऑफ 45 डिग्री ट्रैवलिंग एट 380 माइल्स पर हार। अगर हम यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ये आपके पास नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ जो बेयरिंग होती है वो आपके पास नॉर्थ से होती है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रा करते हैं तो ये आपके पास जो एंगल आ जाएगा, ये जो बेयरिंग है वो 45 डिग्री है और इसकी जो स्पीड है वो आपके पास है 380 माइल्स पर हार। फिर देखें इस सिनेरियो में वो फिर कह रहा है द विंड इज़ ब्लोइंग, द विंड इज़ ब्लोइंग एट द बेयरिंग ऑफ 135 डिग्री। अब यहाँ पे इस जगह पे विंड ब्लो हो रही है और जो एंगल बन रहा है देखें तो ये फिर आपके पास वो जो एंगल उसने हमें दिया है वो आपके पास है 135 डिग्री, 135 डिग्री और एट द स्पीड, और इसकी जो स्पीड आपके पास आ रही है वो आ रही है 50 माइल्स पर हार। तो हमने फाइंड करनी है व्हाट इज़ द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द एयर। हमने फाइंड करनी है ये, देखें ये आपके पास बाय हेड टू टेल रूल हमने फाइंड करनी है एक्चुअल वेलोसिटी आपके पास क्या है। तो आपके पास देखें दो तरह का डाटा है। अगर मैं इसको अब 1 बाय 1 पीसेस में डिवाइड करूं तो आपके पास एक आपके पास विंड का एरिया आ जाएगा और एक पहले सिंपल एरिया आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से पहले इस एक एरो को डिस्कस करते हैं इसको, देखिए आपके पास ये है और आपके पास जो बेयरिंग थी वो आपके पास कितनी थी 45 डिग्री है और जो आपके पास स्पीड थी वो आपके पास 380 माइल्स पर हार थी। अगर मैं इस डाटा को यूज़ करूं तो आपके पास अगर हम स्टैंडर्ड एंगल देखते हैं तो स्टैंडर्ड एंगल यहाँ से यहाँ तक का होता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे θ1 ड्राइव करूँगा तो टोटल आपके पास पहले क्वाड्रेंट में 90 एंगल होता है, उसमें से बेयरिंग को माइनस कर देंगे, 90 में से 45 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। और आपके पास इस स्पीड को हम एयर है तो इसको वेलोसिटी एयर कर देते हैं तो वो आ जाएगा 380 माइल्स पर हार। तो हमने क्या करना है, हम दो तरह का डाटा बनाएंगे। एक हम बना लेते हैं फॉर एयर, यानी कि बिफोर विंड, और एक हम डाटा बनाएंगे विंड के लिए। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए का फार्मूला बनाएंगे तो आपके पास हो जाएगा Vx प्लस Vy, और Vx आपके पास होता है V cos थीटा प्लस V साइन थीटा। तो ये आपके पास एयर का डाटा है तो हम इसके लिए बना लेते हैं ए लगा लेते हैं। तो वेलोसिटी इन एयर आपके पास आ जाएगी 38 यानी कि 380 माइल पर हार, और कॉस थीटा आपके पास यानी कि जो थीटा आपके पास आ रहा है वो आ जाएगा 45 डिग्री। इसी तरीके कार से आपके पास आ जाएगा 380 और फिर ये आपके पास आ जाएगा साइन 45 डिग्री। इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 380 कॉस 45, तो ये आपके पास आ जाएगा 268.7 प्लस कॉस 45 और साइन 45 सेम होता है, 268.7 आ जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं कि वेलोसिटी इन एयर की जो आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा तो ये आ जाएगा I प्लस 268.7 J। ये आपके पास आ गया बिफोर विंड वाला जो सिनेरियो था। अगर हम यहाँ पे अब विंड वाले सिनेरियो को डिस्कस करते हैं कि फॉर विंड, अब देखें अगर हम
विंड वाले एरिया को सिनेरियो को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे जो आपके पास एंगल बन रहा था वो बन रहा था 135। ये 135 है, इसका मतलब मैं अगर इसको ब्रेक करूँगा तो ये आपके पास 90 पहले क्वाड्रेंट में आ गया और 45 दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड एंगल करेंगे तो आपके पास ईस्ट से शुरू होगा, यानी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे। इसका मतलब है देखें, ये क्वाड्रेंट भी आपके पास पूरा है, ये क्वाड्रेंट भी पूरा है, ये क्वाड्रेंट भी पूरा है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे θ2 निकालता हूँ तो वो आपके पास एक सर्कल के अंदर जो होता है वो होता है टोटल 360 में से ये वाला एरिया हम माइनस करेंगे। ये जो बेयरिंग हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 360 माइनस 45 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा 315 डिग्री। इसी तरीके कार से अब वेलोसिटी हम इसकी, ये एयर है, अगर मैं इसके विंड के लिए बनाता हूँ तो मैं लिख देता हूँ VW, यानी कि ये विंड के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा VW cos थीटा प्लस VW sin थीटा आ जाएगा। अब विंड वाले एरिया की जो आपके पास वेलोसिटी आ रही है वो आपके पास है 50 और cos थीटा आपके पास आ जाएगा cos 315 और इसी तरीके कार से आ जाएगा 50 और ये आपके पास आ जाएगा sin 315। अब सिंपली इसको हमने कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय cos 315, तो ये आपके पास आ जाएगा 35.35 और इसी तरीके कार से अगर मैं इसको भी सॉल्व कर लूँ, यहाँ आ जाएगा 50 इंटू साइन 315, तो ये आपके पास आ जाएगा -35.35 आ जाएगा। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको अगर मैं लिखूँ इन द फॉर्म ऑफ I एंड J, तो ये आ जाएगा 35.35 I वेक्टर माइनस 35.35 J वेक्टर। अगर हम अब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालें तो वो आपके पास आ जाएगा कि V इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर प्लस वेलोसिटी इन विंड। तो पहली इक्वेशन आपके पास थी 268.7 I प्लस 268.7 J प्लस 35.35 I माइनस 35.35 J। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये जो I वाली वैल्यूज़ हैं इसको आपस में सॉल्व कर लें और J वाली को J से सॉल्व कर लें। इन दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस कर लें। 268.7 प्लस 35.35, तो ये आपके पास आ जाएगा 304.05 और इसी तरीके कार से अगर हम J वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 268.7 माइनस 35.35, तो ये आपके पास आ जाएगा 233.35। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब हमने क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो सिंपल हम इसमें क्या कर लेंगे, मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगा लेंगे। तो अब अगर मैं इसका फार्मूला लगा लूँ तो ये आ जाएगा V मैग्नीट्यूड इक्वल टू I कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 304.05 का स्क्वायर प्लस J कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कि 233.35 का स्क्वायर। इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, जगह मेरे पास कम है तो मैं इसको कर लेता हूँ 304.05 का स्क्वायर प्लस 233.35 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 146,898.625। इसका हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगा 383.27 माइल्स पर आवर। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम स्टैंडर्ड एंगल को फाइंड आउट करते हैं तो हम ईस्ट से इस तरफ ऑनवर्ड जाते हैं, और अगर हम बेयरिंग की बात करें तो जब बेयरिंग होती है तो वो आपके पास होती है नॉर्थ से, तो उसकी मूवमेंट नॉर्थ से होती है। बस इन दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब सबसे पहले अगर हम डायग्राम को देखें तो उसने हमें ये कहा था कि बेयरिंग 45 डिग्री और जो स्पीड है वो आपके पास 380 माइल्स पर आवर है।
फिर उसने कहा था कि आफ्टर विंड फिर अगेन बेरिंग हो रही है 135 डिग्री की और जो स्पीड है वो 50 माइल्स पर आवर है। हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास दो तरह के केसेस आ जाएंगे, यानी एक बिफोर विंड सिंपल एयर वाला सिनेरियो हम ले लेते हैं कि अगर हम एयरपोर्ट वाले सिनेरियो को डिस्कस करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा v ऑफ a cos थीटा प्लस v ऑफ a sin थीटा। अब ये आपके पास क्योंकि बेरिंग होती है तो पहले क्वाड्रेंट में टोटल एंगल 90 था, 90 में से 45 निकालेंगे तो ये आपके पास 45 आ गया। ये आपके पास पहला सिनेरियो था। दूसरे सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बस आपने ये याद रखनी है, तो देखें जब उसने कहा था कि ये 135 है, इसका मतलब 90 आपके पास पहले क्वाड्रेंट में आ गया और 45 दूसरे में आ गया। जब हम इसको प्लस करेंगे तो आपके पास 135 है। क्योंकि अब हमने यहाँ से यहाँ तक आना था, इसका मतलब है कि ये पहला क्वाड्रेंट भी पूरा है, दूसरा भी पूरा है और तीसरा भी पूरा है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 270 प्लस 45, तो ये आपके पास आ जाता 315। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर हमने क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था तो आई पार्ट का स्क्वायर प्लस जे पार्ट का स्क्वायर, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की जानिब। पर 20, अ ट्रक लिव्स ड्राइव पोर्ट ऑन अ बेरिंग ऑफ 30 डिग्री। सपोज करेंगे अगर आपके पास, क्योंकि आपके पास जो बेरिंग होती है वो आपके पास नॉर्थ से स्टार्ट होती है, तो उसने कहा है कि जो एंगल बन रहा है वो आपके पास कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और आपके पास वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है आपके पास 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि इट देन टर्न्स ड्यू टू वेस्ट, और फिर वो वेस्ट की जानिब मूव कर रहा है। तो अगर आप इस पॉइंट पे है तो फिर अगर वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है इसका मतलब इस तरफ मूव कर रहा है, और इस तरफ वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो आपके पास डिस्टेंस कवर कर रहा है 8 किलोमीटर। तो हम आपने फाइंड करनी है कि हाउ फार इज़ ट्रक फ्रॉम द ड्राई पोर्ट, यानी हमने ये डिस्टेंस फाइंड करनी है ये कि ये कितने दूर है। यानी अगर आपके पास ये D1 है, ये D2 है, तो अगर मैं नॉर्मल डायग्राम हम बनाऊँ तो आपके पास आप यूँ समझ लें कि आपके पास पहला एरो ये आ गया, दूसरा एरो आपके पास ये आ जाएगा, और तीसरा यानी आप यूँ समझ लें कि हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है ये। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंगली डाटा लिखते हैं तो आप देखें उसने हमें कहा था कि थीटा आपके पास जो है वो 30 डिग्री बेरिंग हो रही है। तो अगर हम नॉर्मल एंगल निकालेंगे तो आपके पास जो पहले क्वाड्रेंट में टोटल एंगल होता है 90 माइनस 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। वो आपके पास आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये यहाँ तक 30 डिग्री है तो जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो फिर ये आपके पास 60 होगा, तो आप जाके ये 90 बनेगा। तो इसका मतलब θ1 आपके पास आ गया है 60 डिग्री, और जो डिस्टेंस 1 उसने हमें कवर करी थी वो आपके पास उसने की थी 15 किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं दो तरह के डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा D, जैसे आपके पास फार्मूला होता है F = F ऑफ X प्लस F ऑफ Y, फिर ये आपके पास होता है F cos थीटा प्लस F sin थीटा आ जाएगा। तो ये अगर D1 है तो आपके पास आ जाएगा D cos थीटा प्लस D sin थीटा। तो पहले एरिया में अब आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास आ रही है 15 किलोमीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 और cos 60 ये आ जाएगा 15 sin 60। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें डायरेक्टली तो ये आ जाएगा 15 cos 60, ये आपके पास आ गया 7.5 प्लस 15 sin 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 12.99। तो अगर हम यहाँ पे इसको A पार्ट दे देते हैं कि D ऑफ A, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख लूँ तो ये आ जाएगा 7.5i प्लस 12.99 J आ जाएगा। अब इसी तरीक़ेकार से अगर हम सेकंड सिनेरियो को डिस्कस करते हैं तो देखें जब वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा था, जब उसने यहाँ से वेस्ट की तरफ मूव किया तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका मतलब है यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 1 और 2। इसका मतलब सेकंड सिनेरियो में आपके पास जो एंगल बन जाएगा
अगर मैं दूसरा डाटा बनाऊं तो इसके लिए आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 90 एंगल यहाँ पे और 90 यहाँ से। अगर हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो ये 180 बन जाएगा। और जो दूसरी डिस्टेंस थी वो आपके पास 8 किलोमीटर थी। तो अगर हम डिस्टेंस b निकाल लेते हैं, जनरल फार्मूला बना लें, तो ये आ जाएगा डी बी इज इक्वल टू D2 cos थीटा प्लस D2 साइन थीटा। डिस्टेंस 2 आपके पास 8 है और cos आ जाएगा 180 डिग्री। फिर ये आ जाएगा 8 इंटू साइन 180 डिग्री। अब आपके पास सिंपल इसके हम इक्वेशन बनाएंगे। ये आ जाएगा 8 इंटू कॉस 180, तो ये आपके पास आ जाएगा -8 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 8 इंटू साइन 180, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। इसका मतलब डी बी को अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूँगा तो ये आ जाएगा -8i प्लस 0j। अब हमने क्योंकि फाइनल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, तो आपके पास देखें बाय हेड टू टेल रूल भी अगर हम लगाएं या लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाएं तो आ जाएगा d इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ a प्लस डिस्टेंस ऑफ b। डिस्टेंस ऑफ a आपके पास है 7.5i प्लस 12.9j माइनस 8i प्लस 0j। अगर हम i फैक्टर को सॉल्व करें तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे आपस में, 7.5 में से अगर हम 8 निकालेंगे आ जाएगा -0.5i प्लस 12.99j। ये आपके पास आ गया है d। लेकिन क्योंकि हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा i कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर प्लस 12.99 का स्क्वायर। इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ, जगह मेरे पास कम है। ये आपके पास आ जाएगा 168.99। अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो ये आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 12.99। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली कह सकता हूँ 30 किलोमीटर। देखिए हमने हाउ फार यानी जो डिस्टेंस थी वो हमने निकाल ली है, और सेकंड पार्ट में हमने इसकी बेयरिंग निकालनी थी कि इसकी बेयरिंग का जो एंगल है वो क्या आ रहा है। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करनी है, बेयरिंग फाइंड आउट करनी है। अगर हम बेयरिंग फाइंड आउट करेंगे तो हमने एंगल को यहाँ से ऑनवर्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम थीटा का फार्मूला बनाएं तो थीटा का फार्मूला होता है tan इनवर्स y कंपोनेंट यानी कि ये आपके पास j कंपोनेंट 12.99 और x कंपोनेंट यानी कि i कंपोनेंट -0.55। ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू -86.79। अब यहाँ पे अगर आप इस सिनेरियो में देखें तो देखें x की वैल्यू आपके पास नेगेटिव थी और y की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव थी। तो इसका मतलब जो थीटा आपके पास है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। लेकिन जब अगर हम फार बेयरिंग निकालेंगे तो इसका मतलब है वो इस तरफ है। अगर हम यहाँ से x एक्सिस को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे फिर हम ये कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल देखें तो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में से इस एंगल को आप क्या कर दें, माइनस कर दें 86.79। इनको आपस में माइनस कर दें, यह आ जाएगा 180 माइनस 86.79। तो ये आपके पास जो आ जाएगा थीटा आ जाएगा 93.21। तो ये आपके पास वैल्यू प्रूव हो गई है कि आंसर ठीक है। रीज़न ये है कि आपके पास ये जो 93.21 है ये आपके पास जो एंगल है ये कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। तो ये चीज़ आपके पास प्रूव भी है कि ये वाला जो आंसर है हमारा बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप इन नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, रिश्तों में अगर कभी दरार आ जाए तो कोशिश दरार मिटाने की होनी चाहिए, रिश्ता ख़त्म करने की नहीं। जैसे नाखून बढ़ने पर नाखून तराश दिए जाते हैं, उंगलियां नहीं काटी जाती। रिश्ते भी निभाने के लिए होते हैं, छोड़ने के लिए नहीं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।